मॉर्निंग स्टूडेंट्स, खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था हेलोएल्केन और हेलोएरीन। उसमें हमने हेलोएरीन बनाने की विधियां पढ़ ली। उसके बाद हमने एक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, सैंडमायर अभिक्रिया। उस सैंडमायर अभिक्रिया का जो माध्यमिक यौगिक बना था उसकी मैंने विद मैकेनिज्म आपको समझाया था, अच्छे से आपको क्लियर किया था पिछले वीडियो में। आज का जो वीडियो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो सैंडमायर अभिक्रिया के माध्यमिक यौगिक बीडीसी से होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H5N डबल बॉन्ड N के साथ Cl। बेंजीन डाइएजो समूह इसको कहा जाता है, N डबल बॉन्ड N को, और ये क्या हो गया क्लोराइड Cl, हैलाइड होता है। ठीक है, तो ये कैसा है, एरोमेटिक डाइएजोनियम हैलाइड। एक मैंने आपसे बताया था कि एलिफेटिक डाइएजोनियम हैलाइड होता है। एरोमेटिक डाइएजोनियम हैलाइड एलिफेटिक डाइएजोनियम हैलाइड की तुलना में कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है, क्योंकि एरोमेटिक डाइएजोनियम हैलाइड में अनुनाद पाया जाता है। अब इसमें सैंडमायर की जो माध्यमिक यौगिक बीडीसी बना है, उस बीडीसी से हम बहुत से रिएक्शन पढ़ते हैं, 4-5 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे हम गाटरमान, एक रिएक्शन पढ़ते हैं इसमें बोल्ट सीमान अभिक्रिया। तो उससे पहले मैं कुछ रिएक्शनों की चर्चा कर लेता हूं, उन दोनों रिएक्शनों से पहले। तो देखते हैं वो रिएक्शन कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो बीडीसी से किसका निर्माण पढ़ेंगे, बीडीसी से हेलोएरीन ब्रैकेट में मैं डाल देता हूं क्लोरोबेंजीन का निर्माण। तो देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। बीडीसी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, C6H5N डबल बॉन्ड N के साथ Cl। इसकी रिएक्शन कराई जाती है स्टूडेंट्स HCl के साथ, और उत्प्रेरक के रूप में इंपॉर्टेंट है, ये कैटलिस्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूप्रस क्लोराइड दिया जाता है, Cu2Cl2। अब इसमें से आपको नजर आ रहा होगा अच्छे से, तो देखो यहां से क्या होता है, इसमें इस बंध का विघटन होता है, इन दोनों बॉन्डों का विघटन होता है यहां से इस प्रकार, यानी कि ये Cl माइनस अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर कैसे चार्ज जाएगा, प्लस। नाइट्रोजन की वैलेंसी में कमी होगी, तो ये दोनों नाइट्रोजन कैसे हैं, समान। दोनों की विद्युत ऋणता कैसी है, बराबर। दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है, तो नाइट्रोजन किससे लेगा, कार्बन से लेगा। तो कार्बोकैटायन कौन बनेगा, C6H5 प्लस। तो यहाँ पर ये H प्लस हो गया और ये Cl माइनस। तो वापिस से यहाँ से क्या निकल गया, HCl निकल गया। और कौन सी गैस बाहर हो गई, N2 गैस बाहर हो गई। तो प्रोडक्ट क्या बना, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन बन गई, और N2 गैस बाहर निकल गई, साथ में भी क्या निकल गया, HCl। लेकिन इसमें ये कैटलिस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यदि एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, इस कैटलिस्ट में क्या होता है कि जो Cu2Cl2 है, इसको क्यूप्रस क्लोराइड कहा, क्यूप्रस क्लोराइड। अब क्यूप्रस ही क्यों कहा, क्यूप्रिक क्यों नहीं कहा, ये ध्यान रखना। जब भी किसी धातु आयन की, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी किसी धातु आयन की निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो उसके नाम के अंत में अस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अनुलग्न क्या लगता है, अस लगता है। तो देखो इसका, देखो मात करते हैं, देखो कॉपर कितना है यहाँ पर 2, तो इसको क्या मान लू मैं, 2x। हेलोजन की कितनी होती है, -1, तो 2 की कितनी होगी, -2 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया, 2/2 बराबर प्लस की 1 में बात करूं CuO की, तो ये कहलाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या कहलाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसको क्या मान ले, x। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, +2 हो गया। तो इसमें क्यूप्रस क्लोराइड की इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक की पाई जाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको रिएक्टेंट दे देंगे और आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर ये HCl वापस से क्यों निकला। HCl वापस से इसलिए निकलता है कि क्यूप्रस क्लोराइड का एक तरह से कैटलिस्ट का रोल होता है इस रिएक्शन में, साथ में रिएक्शन HCl के साथ ही होती है, ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ है इस रिएक्शन का। अब मैं बात करूं, अगर मैं इसको ब्रोमोबेंजीन निर्मित करूं, क्या निर्मित करूं, ब्रोमोबेंजीन, तो इसी रिएक्शन से मैं यहां पर क्या ले लूंगा, देखो Br, तो ये हो गया HBr। यहां पर क्या ले लूंगा, Cu2Br2, Cl2 के स्थान पर क्या ले लूंगा, Br2, और यहां पर क्या बन जाएगा, C6H5Br। तो ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आप आगे की बात करें कि आयोडोबेंजीन का निर्माण कैसे होगा, तो इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा, HI के साथ कराऊंगा। Cu2 क्या हो जाएगा,
I2 हो जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। ठीक है, अब इसमें एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि भाई क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंट में क्या क्या बनता है, क्यूप्रस क्लोराइड बनता है, सॉरी बेंजीन क्लोराइड बनता है, बेंजीन ब्रोमाइड बनता है, बेंजीन आयोडाइड बनता है। तो आगे इसमें एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, वो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्लिक हो सकती है। आरबीएससी हो एग्जाम हो या सीबीएसई एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, तो वो नाम से पूछी जाएगी। कौन सी रिएक्शन है वो, गाटरमान। कौन सी है, गाटरमान, गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है कि जो बीडीसी है C6H5 डबल बॉन्ड N के साथ Cl, उसको हीटिंग दी जाती है, किसकी उपस्थिति में, Cu चूर्ण की उपस्थिति में हीटिंग किया जाता है। ध्यान रखना, अगर Cu2Cl2 आ रहा है तो प्रोडक्ट सैंडमायर की अभिक्रिया का होगा, लेकिन अगर कॉपर उत्प्रेरक के रूप में, चूर्ण के रूप में लिखा हुआ आ रहा है या सिर्फ कॉपर लिखा हुआ आ रहा है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, गाटरमान होगी। ध्यान रखना। तो वही इसमें क्या होता है, इस बंध का, इसमें क्या होता है, तनाव होता है, इस बॉन्ड में क्या होता है, तनाव। जो हम जब नाइट्रोजन कंपाउंड वाले यौगिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसका रेजोनेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। तो इसमें तनाव होता है, तनाव के कारण क्या हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। इसलिए क्या बन जाता है, C6H5Cl और N2 गैस क्या हो जाती है बाहर। यही इसका Cl होता है, ध्यान रखना, यही इसका Cl होता है। इसमें तनाव के कारण क्या हो जाता है, N2 का विघटन हो जाता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, गाटरमान रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। एक रिएक्शन पढ़ते हैं इसमें, बोल्ज-सीमान। कौन सी पढ़ते हैं, बोल्ज-सीमान अभिक्रिया। बोल्ज-सीमान अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। वो होती है HbF4 फ्लुओरोबोरिक एसिड, फ्लुओरोबोरिक एसिड या फ्लुओरोबोरेट। इसमें क्या होता है, HbF4 में प्रोडक्ट जब बनने, इसका रिएक्शन जब संपन्न होती है तो क्या होता है, C6H5 डबल बॉन्ड NCl, ये हो गया बीडीसी। साथ में क्या लेते हैं, फ्लुओरोबोरिक एसिड HbF4, HbF4। क्लियर। अब यहां से क्या होता है, इसमें से क्या निकल जाता है, HCl बाहर रिमूव हो जाता है। शेष जो बचता है उसको लिख देंगे C6H5 डबल बॉन्ड N के साथ BF4। अब ये BF4 कैसा होता है, स्थायी, क्योंकि बोरोन जो होता है, बोरोन का जो परमाणु क्रमांक वो 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1। एक्सटर्नल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, लेकिन फ्लोरीन कितने जुड़ रहे हैं इसके साथ, 4। इसका मतलब BF4 कैसा है, ये माइनस है। कैसा है, माइनस है। N2 कैसा है, प्लस है, तो इसमें भी तनाव हो गया, इसका विघटन होता है। ये कैसा हो गया, BF4 अस्थायी। कैसा हो गया, अस्थायी। स्थायी किसमें होगा, ये BF3 में होगा। किसमें होगा, BF3 में, जबकि बना क्या हुआ है, BF4। अब ये इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट आयन। अब इसको जब गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे, गर्म हीटिंग देंगे, तो इसका स्वाभाविक विघटन होगा, क्योंकि इसमें क्या है, तनाव है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5F प्लस में BF3 और प्लस में क्या निकल जाएगा भाई, N2 गैस रिमूव हो जाएगी। तो ये क्या बन गई, फ्लोरोबेंजीन। इसको किस नाम से जाना जाता है, बोल्ज-सीमान। इसको हम, इसी रिएक्शन को, बोल्ज-सीमान को हेलोएल्केन और हेलोरीन में नहीं पढ़कर नाइट्रोजन कंपाउंड वाले चैप्टरों में पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया क्योंकि बीडीसी की बात चल रही थी। इसके रेजोनेंस की बात मैं आपसे नाइट्रोजन कंपाउंड वाले यौगिकों में चैप्टर में करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा आपको रेजोनेंस। तो ये आपको बीडीसी। अब बीडीसी के बारे में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये बनता है, बीडीसी की सहायता से, बेंजीन डाइएजोनियम की सहायता से सीधे नाइट्रोबेंजीन नहीं बना सकते, सॉरी सीधे नाइट्रोबेंजीन, यानी कि ऐसे कहें या ऐसे कहें अपन कि भाई एनिलीन की सहायता से, बीडीसी की बजाय एनिलीन को लेकर चल रहा हूं मैं, कि एनिलीन की सहायता से सीधे नाइट्रोबेंजीन का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन एनिलीन से सीधा नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, उसके लिए एक माध्यमिक यौगिक की आवश्यकता होती है, और उस माध्यमिक यौगिक का नाम है बीडीसी। ध्यान रखना, क्या नाम है, बीडीसी। अगर बीडीसी एनिलीन से पहले बीडीसी बनेगा तभी जाकर नाइट्रोबेंजीन बनेगी, अन्यथा रिएक्शन संभव
नहीं होगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्यान रखना। मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि जब एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन सीधी दी जाए तो वो रिएक्शन संपन्न नहीं होती है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। लेकिन आपको क्या करना है कि एनिलीन से जब नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, बीडीसी। तो सैंड वायर में एनिलीन से क्या बना, बीडीसी बना। क्या बना, बीडीसी। अब इससे हम नाइट्रोबेंजीन आसानी के साथ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उस रिएक्शन को भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो ध्यान देना, यदि इधर ध्यान दो, यदि C6H5N डबल बॉन्ड N के साथ Cl, अगर मैं इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ करा दूं और इसको मैं गर्म कर दूं तो यहां से क्या निकल गया, NaCl। यहां से कौन सी गैस बाहर हो गई, N2। तो क्या बचा, देखो ध्यान दो इधर, C6H5NO2 प्लस NaCl और प्लस में कौन सी गैस बाहर हो गई, N2 गैस बाहर हो गई। इस नाइट्रोबेंजीन में इसकी एक विशेष पहचान होती है, इसमें गंध जो आती है, या गंध कहें एक तरह से खुशबू, क्योंकि बादाम एक पावरफुल प्रोडक्ट है, खाद्य सामग्री है, तो इसमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है नाइट्रोबेंजीन के अंतर्गत। तो ये मैंने सारी बीडीसी के बारे में आपको बताई, सारी रिएक्शन है। अब बात ये आती है कि जो हेलोएरिन होते हैं उनके भौतिक गुण की बात करते हैं, हेलोएरिनों के भौतिक गुण। उससे पहले मैं एक प्रक्रम पढ़ाऊंगा आपको, राशिक प्रक्रम। क्या पढ़ाऊंगा, राशिक प्रक्रम। राशिक प्रक्रम में रिएक्शन देखते हैं, राशिक प्रक्रम। राशिक प्रक्रम, राशिक प्रक्रम इंपॉर्टेंट है, इसको हम फिनोल में भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें ये सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। कौन सी विधि है, औद्योगिक विधि। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है, क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि कौन सी है, राशिक प्रक्रम। इस राशिक प्रक्रम को हम फिनोल में भी अध्ययन करेंगे, ध्यान रखना। फिनोल में फिनोल चैप्टर जब चलेगा, एल्कोहल फिनोल तक, उसमें भी हम अध्ययन इसका करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है कि बेंजीन को वायु यानी कि वाष्प और HCl के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड यानी कि CuCl2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन। तो रिएक्शन देखते हैं, ये हमारे पास हो गई बेंजीन। प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ में वाष्प। इसमें नवजात ऑक्सीजन प्रयोग में ली जाती है। कैसी, नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन को जब किसकी प्रेजेंट में, CuCl2। अब क्या नाम हो गया इसका, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है, या कॉपर क्लोराइड भी कह सकते हैं हम इसको। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन। साथ में देखो यहां से Cl माइनस H प्लस के रूप में H2O क्या हो जाएगा, बाहर। तो साथ में क्या निकल जाएगा, वापस से H2O वाष्प के रूप में ही बाहर निकलता है। तो प्रोडक्ट क्या बना, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की कौन सी विधि हो गई, औद्योगिक विधि। इसी राशिक प्रोसेस को हम फिनोल वाले चैप्टर में भी अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक रिएक्शन आती है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं उसको, टाबरियो आपके याद आ रही होगी, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, आपको अच्छे से याद है, एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी संपन्न होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हुन्स-डीकर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में संपन्न होती है। क्या रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन अणु के साथ पायरीन की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एल्किल ब्रोमाइड या एरिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में संपन्न होती है। जैसे कौन सी हो रही थी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में संपन्न हो रही थी। इसी प्रकार ये भी दोनों में संपन्न होगी। तो ये कैसे होगी, देखो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्लों का एरोमेटिक सिल्वर लवण C डबल बॉन्ड OAG, और रिएक्शन किसके साथ, Br2 के साथ। किसकी प्रेजेंट में, CCl4 की प्रेजेंट में। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, आपको अच्छे से पता है, ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। और साथ में क्या निकलेगा, AgBr, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में, याद आ रहा होगा। और क्या निकल जाएगा, CO2। तो ये कौन सी रिएक्शन है,
हुनसडीकर अभिक्रिया दोबारा से रिपीट हुई है, उसमें पहले एरोमेटिक में कंपाउंड में हुई थी, अब एरोमेटिक कंपाउंड में रिपीट हुई है, ध्यान रखना। तो ये थी हेलो एरीन बनाने की सभी विधियां, मैंने इस जो चैप्टर में थी वो मैंने कंप्लीट करा दी हैं। अब बात करते हैं हेलो एरीनो के भौतिक गुणों की। किसकी बात करते हैं? हेलो एरीनो के भौतिक गुण। हेलो एरीन कैसे होते हैं? वाष्पशील रंगहीन द्रव होते हैं, वाष्पशील रंगहीन द्रव होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, क्योंकि इनका अणुभार जल से क्या होता है? अधिक। जब जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसकी जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, विलायकन ऊर्जा का मान कम होगा, सीधी सी बात है। और दूसरी बात यह है, इनके जो एमपीबीपी का क्रम होता है वो इंपॉर्टेंट है, मैं बोर्ड पर फिर दोबारा से आपको लिख के समझाऊंगा। उसका एमपीबीपी का जो क्रम होता है वो क्या होता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, कि एरिल हैलाइडों की एमपीबीपी का क्रम क्या होगा। तो मैं यहां पर हेडिंग बना देता हूं, एरिल हैलाइडों की एमपी एंड बीपी का ऑर्डर क्रम, ठीक है। एरिल हैलाइड जैसे एआर से रिप्रेजेंट करता हूं मैं बेंजीन को, ठीक है, एरिल समूह है, ये मैंने माना आई। एआर के साथ मैं रिप्रेजेंट कर दूं किसको? बीआर को। एआर के साथ मैं रिप्रेजेंट कर दूं किसको? सीएल को। एआर के साथ मैं रिप्रेजेंट कर दूं एफ को। अब आप ये कहोगे कि सर बॉन्ड लेंथ इसकी कम है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, सीएल की उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन सीएल की ज्यादा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज इतना ज्यादा होता है, एक तो ये खींचने वाला समूह है, साथ में इलेक्ट्रॉनों पर भी चार्ज हो गया, तो दोनों में समान आवेश होने के कारण थोड़ा सा प्रतिकर्षण लगने लग जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि हैलोजनों में क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में अधिक पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में अधिक पाई जाती है। आयनन ऊर्जा की बात करें तो सीधी सी बात है, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। अब बात यह आती है कि इसका ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था, इस प्रकार, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, इसका बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें विपरीत पाया जाता है। ये मजेदार पॉइंट है, यानी कि इस प्रकार पाया जाता है कि सबसे ज्यादा तो किसकी होती है? सबसे ज्यादा तो किसकी होती है? एरिल आयोडाइड की। एमपीबीपी सबसे ज्यादा किसके होते हैं? एरिल आयोडाइड को। सबसे कम किसके होते हैं? एरिल फ्लोराइड के। उसका कारण से ध्यान से सुन लो। अब मैं आपको सीधा सा सामान्य से देसी भाषा में बताता हूं। देखो, आयोडीन का हैलोजन वर्ग में आकार सबसे बड़ा है, और आकार बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? उसका अणुभार अधिक है, साथ साथ में इसमें रेजोनेंस भी है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड के लक्षण भी आते हैं। अब आयोडीन का आकार भी बड़ा है, साथ साथ में डबल बॉन्ड के लक्षण भी आ रहे हैं, तो घनत्व बढ़ गया और डेंसिटी बढ़ी जिसका मतलब क्या हुआ? उसको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता। डेंसिटी का मतलब क्या है? उसकी ठोस अवस्था, यानी कि उसकी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अवयवी कण कैसे होते हैं आपको पता है? परमाणु अणु निकटतम संकुलित होते हैं। इसी प्रकार आयोडीन का आकार बड़ा है, घनत्व बड़ा है, घनत्व अधिक है, इसलिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए एमपीबीपी का मान सर्वाधिक पाया जाता है। और साथ साथ में इसमें क्या पढ़ा था हमने हेलो एरीनो में? रेजोनेंस। कार्बन हाइड्रोजन के मध्य क्या आते हैं? डबल बॉन्ड के लक्षण। इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। साथ साथ में आयोडीन का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ की भी मैंने आपको बात बताई थी कि जो एकल बंध होता है वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, और द्विबंध होता है उसमें बॉन्ड लेंथ कम होती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 1.70 के आसपास सिंगल बॉन्ड की होती है, 1.69 के आसपास डबल बॉन्ड की हो जाती है जब रेजोनेंस के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए क्रम ये हो जाता है कि जो आई है उसका एमपीबीपी क्या हो जाता है? एरिल आयोडाइड का ज्यादा, किससे? एरिल फ्लोराइड से। बहुत ही मजेदार है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, नोट करने योग्य है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हेलो एरीनो की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां से तो डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन क्लिक होता है, सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो, प्रोडक्ट पूछेगा आपसे सीधा। तो बात करते हैं, चलो हेलो एरीनो की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो टावरियो ध्यान देना,
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इसका अनुनाद समझा चुका पिछली वीडियो विच एंदा अनुनाद समझा चुका मैं। कहना देखो कार्बन बेंजीन वाले एकांतर क्रम में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। इसमें क्या पाया जाता है, हेलोजन। हेलोजन पर क्या पाया जाता है, लोन पेयर। अब इस हेलोजन का कैसा प्रभाव होता है, प्लस आर प्रभाव या प्लस एन प्रभाव, ये पता समझ जाता हूं मैं आपको। आर का मतलब रेजोनेंस, एन का मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट, अनुनादी प्रभाव। देखो मीजोमेरिक प्रभाव क्या होता है, जिसका प्लस आर प्रभाव होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अधिक होती है। अब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता में मैं कौन कौन से समूह बता रहा हूं आपको, देखो जैसे OH, NH2, NR2, NR3, इन पर सब पर लोन पेयर, एक्स्ट्रा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। और बेंजीन वाले कैसी है, भूखी। जब इसकी कंडीशन देखी जाती है, यदि इससे कोई इलेक्ट्रॉन इसने ही जुड़ा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है, उस समय तो ये प्रभाव दर्शाती है, प्लस है, दोनों इफेक्ट दर्शाती है बेंजीन वाले। लेकिन जब इससे कोई समूह ऐसा जुड़ा होता है जो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसकी हो जाती है बल्ले बल्ले। तो अभी ऐसा समूह जुड़ा है जिससे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में हेलोजन के पास लोन पेयर उपस्थित है, तो इसकी हो गई बल्ले बल्ले। अब बल्ले बल्ले हो गई तो ये हो गया प्लस आर और प्लस एम प्रभाव। प्लस आर और एम प्रभाव होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ता है, लेकिन उस यौगिक की तीन चीजें घट जाती हैं। क्या घट जाती है, बॉन्ड लेंथ, पहली चीज क्या घट जाती है, बॉन्ड लेंथ। दूसरी चीज वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। तीसरी चीज अम्लीय सामर्थ्य। ये तीनों चीजें घट जाती हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी यौगिक से प्लस एम या प्लस आर प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो उसकी तीन चीजें घट जाएंगी, और यदि खींचने वाले समूह जुड़े हो तो तीन चीजें बढ़ जाएंगी। एक बेसिक स्ट्रेंथ और घट जाती है, ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रेंथ, जिसको सामान्य लंबाई भी कहते हैं, वो भी घट जाती है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हेलोजन है, हेलोजन क्या देगा, अपने लोन पेयर डबल बॉन्ड के करैक्टर कहां जाएंगे, ऑर्थो स्थिति पर। कहां आएगा चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी, ऑर्थो पर और पैरा पर। लेकिन ये हेलोजन है, हेलोजन जो है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा किसी दिन एक वीडियो में। इसमें क्या होता है कि जो हेलोजन है वो V यानी कि कम सक्रियणकारी ऑर्थो पैरा समूह माना जाता है, क्योंकि इसका मकसद भी ये होता है कि मैं भी अपने स्टक को पूर्ण रखूं, मैं भी अपने स्थायित्व को कंप्लीट रखूं, क्योंकि हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है, हेलोजन परमाणु जो होता है वो इसकी मकसद ये होता है कि ये अकॉर्डिंग टू यौगिक के काम करता है, इसको V सक्रियणकारी ऑर्थो पैरा समूह में माना जाता है। जबकि पूर्णतः सक्रियणकारी कौन से होते हैं, जैसे NH2, NR2, NR3, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक्स्ट्रा मात्रा में लोन पेयर है। एल्किल समूह का कैसा प्रभाव होगा, प्लस आई का। नाइट्रोजन पर क्या बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और नाइट्रोजन तो लोन पेयर पहले ही फ्री लेकर बैठा है, उसके पास तो माल बहुत है, देने वाले और आ रहे हैं एल्किल समूह, तो इसका मतलब वो तो क्या बन गया, दानी बन गया। क्या बन गया, दानी बन गया। जैसे हमारे देश में आज वैश्विक महामारी के चलते हुए हमारे देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति अजीज प्रेम जी, बहुत से व्यक्तियों ने बहुत करोड़ों रुपए में दान किया है, तो वो स्थिति आ जाती है नाइट्रोजन के पास। जबकि ये तो पहले ही समूह अपने स्टॉक को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसलिए इनको V सक्रियणकारी ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह माना जाता है। ये मैंने आपको थोड़ी जनरल सी बात बताई। अब बात ये आती है कि इसमें हमने अनुनाद पढ़ा, अनुनाद कारण ऑर्थो पैरा स्थिति पर कैसा चार्ज आया, माइनस, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही पर कैसा चार्ज होता है, प्लस, इलेक्ट्रॉन स्नेही पर कैसा चार्ज होता है, धनावेश, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, न्यूनता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, इसलिए वो हमेशा कहां जुड़ता है, जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिले। और हेलोजन के इसमें हेलोरिन में क्या है, अनुनाद, ऑर्थो पैरा स्थिति पर कैसा चार्ज है, माइनस, और माइनस चार्ज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर जुड़ेगा। क्लियर। तो अब रिएक्शन देखते हैं कि हेलो एरिनो की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कौन सी है। पहली की बात करता हूं मैं, पहली वही हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण। रिएक्शन देखो, मैंने ले लिया
क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हेलोरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं और बेंजीन वाले की सारी अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं हेलोजन अणु से। कैटलिस्ट क्या लू बताओ, आपको याद आ रहा होगा, FeCl3 ले लू या निर्जल AlCl3, अच्छे से क्लियर है। ये दोनों किसका काम करते हैं, लुईस एसिड का। कर दिया काम। लुईस एसिड का काम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए AlCl3 है और Cl2 को मैं मिलाऊं तो क्या बनाएगा, AlCl4 माइनस और Cl प्लस। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां जुड़ेगा, ये Cl तो पहले ही इसके पास जुड़ा हुआ है, इसमें तो डबल बॉन्ड के करैक्टर है अनुनाद के कारण, ये तो हटेगा नहीं भाई। इसको तो ये तो अपना एक तरह से स्थायित्व जमाए बैठा है, स्थायित्व जमाए हुए बैठा है। जैसे आपको पता होगा कि जो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो 5 साल अगर चुनाव जीत जाती है, उसकी बहुमत में सीट आ जाती है, तो उसको 5 साल हिलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, अस्थायित्व आ जाता है। जैसे एमपी की सरकार के अंतर्गत अस्थायित्व था, गठबंधन की मतलब कांग्रेस के विधायक जो थे उसमें वो क्या हो गए थे, बागी हो गए थे, बिकाऊ हो गए थे। बागी होने के कारण क्या हुआ, वहां पर सरकार का विघटन हुआ, दोबारा से सीएम क्या आपको पता है, शिवराज सिंह चौहान दोबारा से एमपी का सीएम बना। वही स्थिति इनकी होती है कि हेलोजन परमाणु यहाँ तो क्या है, डबल बॉन्ड में बैठा हुआ है अपनी फिक्स स्थिति करके, इसको कोई हिलाने वाला नहीं है, इसको कोई हिलाने वाला नहीं है। तो ये क्या करता है, AlCl3 Cl2 के साथ रिएक्शन करके AlCl4 माइनस और Cl प्लस, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब ये कहां जुड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी अनुनाद का, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो एक बार तो जुड़ेगा टाबरियो ऑर्थो स्थिति पर और एक बार जुड़ेगा टाबरियो पैरा स्थिति पर। तो इसका मतलब 2 प्रोडक्ट बनेंगे, प्लस का चिन्ह जरूर लगाएंगे, ध्यान रखना प्रोडक्ट बनाते समय प्लस का चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब नाम क्या हो गया, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये तो कौन सी रिएक्शन हो गई, कौन सी हो गई, हेलोजनीकरण। अच्छे से क्लियर है, समझ में आ गई। आगे मैं बढ़ता हूं, इसमें सल्फोनीकरण। कौन सी रिएक्शन पढ़ता हूं, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में क्या होता है, हेलोएरीन सल्फ्यूरिक एसिड, रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। और उत्प्रेरक भी क्या होता है, H2SO4 ही होता है। अब ये कहोगे सर उत्प्रेरक भी यही है, ये रिएक्टेंट भी यही है। इसमें क्या होता है बेटा, H2SO4 प्लस H2SO4 दोनों जब मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल कर आता है, SO3H प्लस HSO4 माइनस H2O। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये रेजोनेंस के कारण कहां कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो देखो एक बार तो जोड़ देते हैं इसको ऑर्थो पर, ये हो गया Cl SO3H, और एक बार कहां प्रोडक्ट बनेगा, ये हो गया Cl और SO3H। अब ये अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, मैंने आपको बताया था कैसा है फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले वरीयता में आते हैं अम्ल, दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। फिर कौन आते हैं, अम्ल के व्युत्पन्न 4। कौन कौन से अम्ल के व्युत्पन्न, कौन कौन से, अम्ल हाइड्राइड, एस्टर, अम्ल हैलाइड, एमाइड। फिर आते हैं साइनाइड, आइसोसाइनाइड। फिर आते हैं, फिर क्या आता है, एल्डिहाइड कीटोन। फिर क्या आता है, एल्कोहल, थायोएल्कोहल। और फिर आता है एमीन, और लास्ट में क्या आता है, ईथर। ये फंक्शनल ग्रुप का क्या बता दिया मैंने आपको, ऑर्डर। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप मैन है, तो नंबर 1 और ये नंबर 2 ये प्रतिस्थापी। तो 2 पर क्या जुड़ रहा है बताओ, क्लोरो, तो 2 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद मूल शब्द किसका है, बेंजीन, 2 क्लोरो बेंजीन। और सल्फोनिक एसिड जो क्रियात्मक समूह है उसका अनुलग्न भी सल्फोनिक अम्ल ही लगता है। तो कितने पर जुड़ रहा है, 1 पर। क्या लिख दूंगा, 1 सल्फोनिक अम्ल। समझ में आ गई बात। अब यहां से कौन हटा है बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ता है तो कौन हटता है बताओ, H प्लस, जिसकी औकात नहीं होती, जो आवारा तत्व है। वो H प्लस किसके साथ अभिक्रिया करेगा, HSO4 माइनस के साथ, HSO4 माइनस के साथ। दोबारा से क्या बना देगा बताओ, H2SO4। तो वापिस से H2SO4 उत्प्रेरक वाला बना कर नहीं बना, और रिएक्टेंट से क्या बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको हेलोएरीन की 2 रिएक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिस्थापन पढ़ाई, एक तो हेलोजनीकरण और एक सल्फोनीकरण, दोनों अच्छे क्लियर हो गई। और तो आगे इसमें हम रिएक्शन पढ़ेंगे नाइट्रीकरण, फिल्टरक्राफ्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि आपको मेरे द्वारा, मुझे आशा है कि
आपको मेरे द्वारा जो समझाए गए टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आगे भी मेरे द्वारा जो टॉपिक समझाए जाएंगे वो मैं बहुत ही शानदार आपको केमिस्ट्री सिखाऊंगा, जिसमें आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप आसानी के साथ बैठ सकते हो। ये भी जरूरी नहीं है कि आप नीट का, ट्रिपल ई का, एनडीए का दे सकते हो, एयरफोर्स का दे सकते हो, उसमें भी 10 15 सवाल केमिस्ट्री के पूछ लिए जाते हैं। बहुत शानदार सिंपल केमिस्ट्री आती है। मैं आपको सारी चीजें इस 12th के लेवल के केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन लेवल की केमिस्ट्री तक आपको क्लियर करूंगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल से आप सभी बने रहिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपकी आगामी वीडियो की सूचना आपको मिल सके। इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ रहे।